ये मान्यवर ये दोबारा आ जाएगा। मान्यवर अब इतने हमारे हम लोगों के अधिकारों का हनन मत करिए, हमें उस पर अपने विचार रखने हैं। मान्यवर अधिकार बोल रहे हैं मान्यवर, ये मान्यवर बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और ये आपके मर्यादा के अनुकूल भी नहीं होगा मान्यवर, इसलिए मैं आपसे चाहूंगा मान्यवर, मैं आपसे चाहूंगा कि इसको आप इजाजत न दें। अगली बैठक में फिर आ जाएगा मान्यवर, कोई ऐसा उससे पहाड़ नहीं टूट रहा मान्यवर, और अगर जरूरत होगी तो अध्यादेश ले आ जाएंगे। आप बैठ जाए, हो गया बात, आपकी बात आ गई बात नेता विरोधल, आप तो कई बार बोल चुके। नहीं, मैं ये कह रहा था कि हम लोग आए कि आज सदन उठ रहा है, हम लोग जनगण मन में राष्ट्रगान में सम्मिलित हो, सौहार्द वातावरण में सारी बातें हो गई, तो हमेशा मैंने क्यों आप ऐसा हमेशा कर देते हैं? इतना आपकी हम लोगों ने तारीफ कर दी, इतना तारीफ कोई सी संसदीय कार्य मंत्री का यहाँ से नहीं हुआ होगा जितना मैंने कर दी, या करता भी हूँ। इसके बावजूद भी आप वैसा काम मत करिए। ठीक है, ठीक। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेताजी, आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी प्लीज, आज हम समापन की ओर मानवर बढ़ रहे हैं। मान्यवर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपके कुशल संचालन में और आप जैसे संरक्षक के मार्गदर्शन में मान्यवर ये सदन लगातार बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में संचालित हुआ। हम लोगों का मानवर ये सौभाग्य है कि हम लोगों को आप जैसा माननीय अध्यक्ष मिला कि जो चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे साहित्य के विभिन्न पहलू हों, सभी प्रकार से आप बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी हैं और हर विषय के ऊपर आप एक अपना दृष्टिकोण रखते हैं। ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है मान्यवर, और हम ये जरूर चाहेंगे कि आपका संरक्षण बराबर बना रहे। माननीय नेता विरोधी दल इस सदन के सबसे पुराने सदस्य हैं। जब ये 77 में आते थे तो यहाँ गेट पर इनको पुलिस वाले रोक देते थे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये बताते थे, अपना परिचय देते थे कि हम विधायक हो गए हैं अब और इसलिए हमको रोका नहीं जाना चाहिए। तो तब ये कई लोगों की गवाही के बाद अंदर आ पाते थे। हाँ सही है। उसके बारे में जब लोग इनको वेरीफाई करते थे कि हाँ ये वास्तव में विधायक हो गए, तभी इनकी एंट्री अंदर होती थी। मान खत्म करें। लेकिन अब नेता विरोधी दल भी मानवर ये सुधर रहे हैं धीरे धीरे, और आज इनका सुधार का रवैया जो है उस सीट से दिखाई पड़ा। इसके लिए हम इनको बहुत बधाई देते हैं, बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि उधर से हमेशा शोले आते थे। इधर से हम तो कहते थे कि हमें चिंगारी न इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन शोलों के आगे चिंगारी ठहर नहीं पाती। इसलिए मान्यवर आज हम बहुत विशेष रूप से इनको बधाई देते हैं कि इसी प्रकार से ईश्वर इनको ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रेरणा देता रहे कि ये और अधिक जनसेवी भावना से काम करते रहें और शोले फेंकना बंद कर दें मानव। और कम से कम एक बात जरूर करें
कि सदन में जिस बात की जो वकालत करते रहे कि यहाँ पर जितना ज्यादा हो सके मानवर सत्य बोला करो। वैसे आज उन्होंने काफी अच्छा रोल अदा किया और ये लगा आज कि वास्तव में संसदीय परंपराओं को इसी प्रकार निर्वहन करना चाहिए। मैं भी मानवर काफी दिनों से सदन में हूँ और ये दिन जब भी सत्र समाप्त होता है ज़्यादातर इसी प्रकार आता है कि जब हम मिलते हैं बैठते हैं तो खुशी होती है और जब मतलब सदन जो है वो क्लोज होता है साइंदाई तो थोड़ा सा लगता भी है कि भाई एक लगातार चलने वाली एक परंपरा जो है तो उससे थोड़ा सा तकलीफ भी होती है। माननीय वर्मा जी बहुत विद्वान हैं, बहुत अधिक जानकार हैं मान्यवर, लेकिन कभी कभी वर्मा जी ऐसी बात कहते हैं जिसके ऊपर कमेंट करना मान्यवर लाजमी हो जाता है। और मैं आज विशेष रूप से मान्यवर हमारा ये विश्वास है कि राजनीति को धर्म से अलग करना ये सबसे बड़ी गलती है मान्यवर। धर्म हमको कर्तव्य सिखाता है, धर्म हमको केवल अंधविश्वास नहीं सिखाता मान्यवर। धर्म हमको प्रेरणा देता है, तमाम अच्छी बातों की प्रेरणा देता है मान्यवर। हम न तो अंधविश्वासी हैं और न हम भाग्यवादी हैं। हम ईश्वरवादी तो जरूर हैं लेकिन मान्यवर पुरुषार्थ के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, पूरा भरोसा पुरुषार्थ के ऊपर। और हम अगर आज बजट के ऊपर बोलते हैं मान्यवर तो हम इस बात का जवाब जरूर देते कि ये कम से कम इस बात को जरूर सोच लेना चाहिए कि हम किस परिस्थिति में पहुंच गए। पहले मान्यवर गंगा की कसम खा के लोग झूठ नहीं बोलते थे। गंगा क्या है मान्यवर, लेकिन आज अपनी मां की कसम लोग खाकर झूठ बोलते हैं। ये ह्रास क्यों हुआ, ये गिरावट क्यों आई? एक पे नहीं आई, पूरे माहौल में आई। हम किसी को दोष नहीं देते इसके लिए, लेकिन पूरे माहौल में गिरावट आई। और इसका माहौल में गिरावट, मेरा विश्वास यह है कि हम जितना हमने धर्म से अलग किया, हमने अपने कर्तव्यों से अलग किया, छोटे बड़े का लिहाज से अलग किया मानवर, ये सारी बातें हमको धार्मिक किसी न किसी रूप में हमारी सारी परंपरा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो ज्यादातर धर्म पर विश्वास करते हैं, ज्यादातर। और हमको धर्म ज्यादातर अच्छी बातें बताता है। घर में, परिवार में, खानदान में, गली मोहल्ले में, स्कूल में, सब चीजें वही उस बात का कर्तव्य बोध कराता है मानव। और मानवर हम तो गीता के अनुयायी हैं पूरी तरीके से। गीता के 18वें अध्याय का 14वां श्लोक यही कहता है कि अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्मम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। इसका स्पष्ट रूप से मानवर भावार्थ यह है कि किसी भी काम की पूर्ति के लिए 5 बातों की जरूरत होती है। एक स्थान, दूसरा कर्ता, तीसरा उपकरण और चौथा विविध प्रकार की चेष्टाएं। और तब कहीं जाके ईश्वर अल्लाह खुदा गाड जिसको भी हम मानते हो उसकी कृपा, दैवम चैवात्र पंचमम। अर्थात अगर हम इसको ब्रेकअप करें, इसको बाइफरकेट करें तो 20% स्थान के, 20% कर्ता के, 20% चेष्टाओं के और 20% उपकरण के, 80% मानवर पुरुषार्थ है। और मैं समझता हूं कि जीवन की फिलॉसफी में सबको इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम जो कुछ भी किसी काम को अगर पूरा करने के लिए चलते हैं, किसी काम में अगर हम उद्देश्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं तो हमको 80% पुरुषार्थ और 20% ईश्वर अल्लाह खुदा गाड जिसको मानते हो उसकी कृपा दया उसी के ऊपर निर्भर करता है। तो हम ये इस सोच के आगे हैं, इस सोच के। और कहा गया कि अंधविश्वासी, पाखंड और अंधविश्वास जैसे शब्दों का मानवर प्रयोग करना, मानवर सोचना चाहिए। ये जरूर सोचना चाहिए कि आखिरकार जो हम हमें अलौकिक जगत भी देखना है और सांसारिक जगत भी देखना है, लेकिन सांसारिक जगत में हम पूरी तरीके से इसके पक्षधर हैं कि हम जितना जितना धर्म से अलग होंगे उतने हम अपने कर्तव्यों से विमुख होंगे और उतनी ज्यादा ही अराजकता बढ़ेगी मानव, उतनी अराजकता बढ़ेगी, ये हमारा विश्वास है।
हो सकता है हमसे कोई डिसएग्री करता, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम अपनी धार्मिक मान्यताओं को किसी हाथ में न छोड़ें। अब इस बात से सहमत है कि धर्म को हम राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से लाना नहीं चाहिए, लेकिन धार्मिक मान्यताओं को अलग कर देना ये किसी प्रकार से बुद्धिमानी नहीं है हमारा। मानवर जैसा हम सोचते थे वैसा आपने कह दिया, ये मेरा अपना विश्वास है। मानवर वर्मा जी सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और विधान परिषद में भी रहे, जानकार भी अच्छे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी बात मन में थी, इसलिए मानवर हम कहना चाहते थे उसी दिन से, लेकिन आज मैंने कह दी। और उसके पीछे कोई वैसी भावना नहीं है, लेकिन अपनी बात जरूर आना चाहिए, है जी। हाँ, लेकिन फिर भी मैं हृदय से वर्मा जी को भी धन्यवाद देता हूं और आभारी हूं उनका कि वो समय समय पर सदन को, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि उनका विचार ही प्रिवेल करता है मानवर, इसलिए मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं। मानवर कांग्रेस की जो हमारी नेता हैं मानवर जी, बहुत सौम्य, बहुत शिष्ट और बहुत कायदे करीने से अपनी बात रखने वाली, और ये अच्छा भी है, कम से कम बाकी लोग सदस्य जो हैं देखते हैं तो सीनियर लोगों से, खासतौर से जो दल के नेता हैं उनके जिस प्रकार से वो बोलते हैं उसी प्रकार से बनने की लोग कोशिश करते हैं, तो अच्छी बात है। उनके लिए भी मैं, और उनके पिताजी तो इस सदन में हमारे साथ बहुत बरसों रहे, लगभग 25 साल रहे होंगे साथ में, लेकिन एक अच्छे परंपरा का निर्वाह वो कर रही हैं यहाँ, इसके लिए उनको भी बधाई देता हूँ। हमारी बहन तिवारी जी जो अपना दल की आज नेता हैं, वो भी कई दिनों से हमारे नील रतन जी जो है, नील रतन जी कई दिनों से नहीं आ रहे हैं, तो विशेष रूप से वो उनके स्थानापन्न के रूप में उनका फर्ज अदा कर रही हैं, उनके लिए भी बधाई भी और शुभकामनाएं भी। हमारे सुहेलदेव समाज पार्टी के माननीय सदस्य ने जो कुछ भी आज कहा है, मनभर उनको भी मैं बधाई देता हूं, और जितने माननीय सदन के हैं पक्ष और विपक्ष के लोग, सभी माननीय समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, हमारी अपना दल पार्टी के और सुहेलदेव समाज पार्टी के, तथा सभी भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्रीगणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी ऐसे मौके पर आ गए, मैं विशेष रूप से उनको भी धन्यवाद दूंगा। कल उनको भी कल बोलना था, लेकिन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आ रहे हैं मानवर इस सदन की सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि उनकी विधायक निधि को बहाल किया जाए, सबसे बड़ी इच्छा थी। मानवर जो धन क्वांटिफाई किया गया है, जिसके लिए आज इस सदन ने ये जो पारित भी किया, मानवर 1512 करोड़ रुपया, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। सभी लोगों को 3 करोड़ रुपए की बात जो हुई थी, सभी लोग उन्हीं गाइडलाइंस के आधार पर, जो गाइडलाइंस विधायक निधि के हैं, उन्हीं गाइडलाइंस के आधार के ऊपर सभी लोगों को खर्च करने का अधिकार दे दिया। उसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई। जिस प्रकार से विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि उसका नाम है, वो आपके क्षेत्र विकास के लिए है। उसमें चाहे आप विकलांगों को ट्राईसाइकिल दें, चाहे 25 लाख रुपए तक बीमारों को सहायता दें, या दूसरे किसी प्रांत में अगर आवश्यकता पड़े किसी दैवीय आपदा के लिए तो उसमें 5 लाख रुपए देने का प्रोविजन है, वो भी दे सकते हैं। या फिर जो भी जिस प्रकार से आप उसको खर्च करते थे पहले, इसको स्थगित करने से पहले उसको पूरी तरीके से आपको खर्च करने का ये अधिकार मिल गया। अभी हमारी वो कह रही थी आप मोना जी कि हम लेके क्या जाएंगे, तो कम से कम ये बता दीजिएगा कि योगी जी की सरकार ने जो स्थगित किया था वो बहाल कर दिया गया।
मान्यवर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए मान्यवर आप नल मांग रहे हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए बजट में 17,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन है। 17,000 करोड़, 15,000 करोड़ रुपए का ग्रामीण क्षेत्र में और 2,000 करोड़ रुपए का शहरी क्षेत्र में। और भारत सरकार भी इसमें पूरा सहयोग करेगी। ये युद्ध स्तर के ऊपर ये हर घर नल जो है ये योजना पूरे साल भर तक और उसके आगे भी चलेगी माननीय। इसलिए किसी को इस बात का गिला नहीं होना चाहिए कि हमको नल नहीं मिल रहा है। आपके घर में टोटी से पानी मिलेगा, आपको हाथ नहीं चलाना पड़ेगा। इसलिए टोटी से पानी आपको मिलेगा। माननीय नेता विरोधी दल ने 2-3 बातों के ऊपर इशारा किया था। एक तो कर्मचारियों के लिए माननीय, वो तो आपका क्षेत्राधिकार है। जो यहाँ पर जो काम करते हैं स्थायी रूप से, वो कई सालों से माननीय यहाँ पर रह गए, तो वो तो आप ही को तय करना है। हमारी सहानुभूति उनके साथ है पूरी, और मैं समझता हूँ कि आपकी मंशा मैं समझ गया, इसलिए वो आप ही को माननीय निर्णय लेना है। साथ ही साथ माननीय ये विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का वो जो बजट सत्र में मेहनत, लगन और निष्ठापूर्वक कार्य करने फलस्वरूप 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 11,500 रुपये दिए गए थे। हमने 1,000 रुपये बढ़ाकर यानी 12,500 रुपये की व्यवस्था, जैसा कि विगत वर्षों की भांति 11,500 प्लस 1,000 यानी 12,500 रुपये की पुरस्कार धन राशि जो है उनको दिए जाने पर सहमति देता हूं मान्यवर। और मान्यवर एक बार फिर से हम सभी लोगों को फिर से मान्यवर बधाई देते हैं। हाँ जी, बुलवा देते हैं। मैं तो आप सबके इस करतल या कहूँ ये धमाकेदार जो आपने स्वागत में एक तरह से मुझे सुनने के लिए आप सब लोगों ने अपेक्षा की है। मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो संपूर्ण सदन, मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से संपूर्ण सदन के समस्त सदस्यों को यह आश्वस्त करता हूँ, वैसे सरकार के सभी विभाग अच्छा से अच्छा काम कर रहे हैं और उसका आप सबको अपने अपने क्षेत्रों में लाभ भी मिल रहा है, लेकिन यह आश्वस्त कर रहा हूँ कि सड़क के मामले में आप सभी माननीय सदस्यों को, पक्ष के भी और विपक्ष के भी, किसी को अपने क्षेत्र की जनता की शिकायत का सामना करके अगली बार यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिकायत से मुक्त रहें। बाकी कोई कहता है 5 किलोमीटर, कोई कहता है 10 किलोमीटर। मैं तो समझता हूँ, मैं चूँकि इस बार कल बोलना था, कुछ व्यस्तता आ गई थी, नहीं आ पाया था, अन्यथा मैं सारी बातें आप सबके सामने रखता। सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्र में प्रयास किया गया है कि बिना भेदभाव के जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस रास्ते पर जो केंद्र सरकार हमारी है वह भी और उत्तर प्रदेश सरकार है वह भी, दोनों चल रही हैं। और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से मैं आप सबको भरोसा दिला रहा हूं कि किसी के साथ न भेदभाव होगा और जो प्रस्ताव आएंगे उसमें प्राथमिकता के आधार पर आप सब के क्षेत्र में जो जरूरत है उसको पूरा करने का काम किया जाएगा। मैं माननीय अध्यक्ष जी पिछली बार मैंने बोला था, पिछली बार मैंने कहा था कि सभी माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में 10-10 करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव दें, तो मैंने कई क्षेत्रों में 100-100 करोड़ के काम करा दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि 10 करोड़ अलग से, तो मैं पिछली बार भी कहा था सभी प्रकार के आप प्रस्ताव दीजिए, चाहे वह नवनिर्माण के हों, चाहे सुधार के हों, चाहे चौड़ीकरण के हों, चाहे कोई छोटे पुल पुलिया के हों, चाहे आरओबी के हों, कोई नदी सेतु के हों, कोई फ्लाईओवर के हों, कोई बाईपास के हों,
आप सबको मैं खुला आह्वान करता हूं और मुझे विश्वास है कि आप सबको शिकायत भी नहीं होगी इस बात की कि आपके क्षेत्र का कोई भी माननीय सदस्य ये नहीं लगभग कहेगा कि उनके क्षेत्र का ध्यान नहीं दिया गया। और मैं भरोसा दिला रहा हूं जो आप अपेक्षा कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपके क्षेत्र में बना के देने का। मैं बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन मैं इतना इस बात को आप सब, मैं सदन में यह सब लिखा जा रहा है, रिकॉर्ड में आ रहा है, और आप सब जो भी प्रस्ताव देंगे मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि हमारी प्राथमिकता क्या है, जनहित। हमारी प्राथमिकता क्या है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता है। अगर हम इधर और उधर के बीच में भेदभाव करते तो शायद हम न्याय नहीं कर पाते। हमारा प्रयास है कि इधर हो चाहे उधर हो, सभी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं और सबको अपने क्षेत्र की जनता को जवाब देना होगा। और जवाब देने के मामले में मैंने पिछली बार भी रखा था, इस बार भी मेरे पास है। मैं किसी माननीय सदस्य का यहाँ उल्लेख करके बताऊं तो वह उचित अब नहीं लगता है, क्योंकि पिछली बार मैं उल्लेख कर चुका हूं। और कोई माननीय सदस्य चाहे तो मेरे कार्यालय में जा करके अपने विधानसभा का नंबर बता करके प्रिंट आउट ले करके आप देख सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कितना काम हो चुका है। बहुत सारे माननीय सदस्यों को ध्यान में नहीं रहता है। वैसे मैं आपको किताब आज बना करके देना चाह रहा था जनपदवार, लेकिन आज नहीं तैयार हो पाई, और इसके कारण से अब आपको आपके निवास पर भिजवाने का काम करेंगे कि आपके जनपद की जो विधानसभाएं हैं, प्रत्येक विधानसभा के अनुसार कितनी सड़कों का निर्माण किया गया, कितने लघु सेतु, कितने दीर्घ सेतु, कितने बाईपासेस, कितने फ्लाईओवर, यह सारा का सारा विवरण के साथ आपको हम उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और आगे जो आप प्रस्ताव, कोई 10 किलोमीटर कह रहा है, मैं तो कह रहा हूँ आप 20 किलोमीटर का प्रस्ताव दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, अरे बोलने दीजिए ना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2021 पर विचार किया जाए। अरे हो जाने तो निरसन में क्या दिक्कत है? अरे फिर मान्यवर, अब हम लोग को आप निकालने चाहते हैं तो निकाल दीजिए, ये तो नहीं संभव है। मान्यवर, अब आप हम लोगों को जनगण माननीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष, इसको स्थगित कीजिए। मान्यवर, इसको स्थगित करिए। आपकी सारी परंपराओं को तोड़ के ही मानेंगे क्या ये? नहीं, इसको पहले कर लिए होते ना। आप कर लिए होते, अब ये इसको जब बजट पास अपना को उसको पहले कर लिए होते। बैठे हैं, बस जनगण मन से पहले हो जाएगा। नहीं, अब जनगण मन भी आप लोग, हम लोगों को नहीं चाहते कि जनगण मन में रहे, तो ये अनुचित है। आपने सब परंपरा को ताक पर रख दिया, और अगर ये मान्यवर आपने सारी परंपराओं को ताक पर रख दिया है सरकार के इस आलोचना के खिलाफ। अभी तो हदे हो गए मान्यवर, अगर हम लोग आप सन 1952 से लेकर के आज तक देख लीजिए इस बात को, कैसा कभी हुआ क्या? तो ऐसा हुआ क्या? और मान्यवर, अंतिम क्षण में इसे कौन टूटा जा रहा है? समझने में अध्यादेश कर दीजिएगा कल परसों, फिर इसको नहीं मान्यवर, ये तो नहीं ठीक है, ये ठीक नहीं मान्यवर। मान्यवर, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं मान्यवर, ये रखने का भी मान्यवर, ये ठीक नहीं है। नहीं, कैसे रख सकते हैं? बधाई हो गया, सब कुछ हो गया, आपने बधाई दिलवा दिया। खिलाफ कार्रवाई, आपने खुद पुकारा हमको बधाई, आपने खुद पुकारा, आपने खुद हमको पुकारा बधाई देने के लिए, आपने इनको पुकारा, उनको पुकारा, सबको पुकारा, तो फिर ये कैसे संभव? तो सदन की कार्यवाही तो कंटिन्यू। हम लोग तो राष्ट्रगान के लिए आए विधानसभा में। माननीय संसदीय कार्य मंत्री मान भी गए थे, और मानने के बाद फिर से उसी बात को दोहरा दिए। हम तो आपका स्वागत कर चुके,
और आप फिर अलोकतांत्रिक से अलोकतांत्रिक कदम उठाते जा रहे हैं। अलोकतांत्रिक इसमें क्या, अभी सदन उठ भाई रहा है। नहीं, गलत बात। जब आप अनिश्चित काल के प्रस्ताव के आप बाद ही प्रस्ताव नहीं किया अनिश्चित काल। मेरी बात सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, जब बधाई तब होता है जब अनिश्चित काल का प्रस्ताव आने वाला होता है। अनिश्चित काल का प्रस्ताव आपने हम लोगों से सबको धन्यवाद देने के लिए बुला दिया। इसका मतलब अनिश्चित काल का अनिश्चित काल का प्रस्ताव कहाँ आया था? नहीं आया, नहीं माननीय, लेकिन आपने उसी आधार पे कहा, और जब उस आधार पे कहा और बीच में नया प्रस्ताव ला रहे हैं मैंने मान्यवर, ये तो एकदम परंपरा का उल्लंघन है। आप हमारी बात सुन लीजिए। मान्यवर, हमारा कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, लेकिन ये मर्यादा का, ये मान्यवर आपकी मर्यादा के खिलाफ हो रहा ठीक है, है। और हम नहीं चाहते कि हम लोगों के रहते आपके मर्यादा का उल्लंघन हो। मान्यवर, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर आप इसको स्थगित करिए, और अगले सत्र में या कोई ऐसी जरूरत नहीं मान्यवर, अध्यादेश के माध्यम से जो भी चाहे कर सकते हैं। सत्र अवसान करेंगे, अध्यादेश के माध्यम से हो जाएगा। कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है कि जिसमें आज आना जरूरी हो। इसलिए मान्यवर, मैं आपसे चाहूंगा कि आपके उस सदन पर की कुर्सी पर रहते हुए इस तरह का कोई कार्य न हो कि जिससे एकदम परंपराओं के और मर्यादाओं के बिल्कुल विपरीत हो। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको आप वापस ले लें। जब हमने मानिए अध्यक्ष जी, जब हम लोग अंदर आए ये सरकार की अब राष्ट्रगान होगा, हम लोग को रहना चाहिए। वित्त मंत्री के रूप में हम लोगों ने जो बजट पास किए हैं गैर कानूनी, गैर तरीके से, गैर संसदीय, उसके लिए भी बधाई दे दी। संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से भी के रूप में भी हम लोगों ने बधाई, आप ही ने पुकारा। इसका मतलब कि सदन जो है अब इसके बाद उठेगा। बिल्कुल या तो हम लोग जब आए उसी समय ये इनसे पेश करवा दिए होते, नहीं हमको पुकारने के पहले, नहीं, इसको वर्मा जी को पुकारने के पहले या मोना जी को पुकारने के पहले इसको रखवा दिए होते, रखना था तो। लेकिन जब आपने हम लोगों से बधाई संदेश दिलवा दिया, संसदीय कार्य मंत्री भी बधाई संदेश दे रहे थे, उसी रास्ते पर चल रहे थे, तो अगर उसी समय ये भी दिया उन्होंने, उसके बाद फिर इसको ले आने के लिए सही मैं कह रहा हूं कि तो आपके मर्यादा के खिलाफ है। मैं आपकी पूरी भावना का, आपकी पूरी बात का मैं आदर करता हूं, लेकिन जो आप कह रहे थे कि हमने बुलाया, सबसे पहले आपको सभी माननीय नेताओं को बुलाया हमने कि आप बधाई दीजिए एक दूसरे को, तब तक क्या तो वो जो बधाई भी दी जा रही थी तो सदन की कार्यवाही का भाग नहीं अध्यक्ष जी, अब हम लोग अब ये ठीक नहीं है। हम लोग आपकी बहुत इज्जत, बहुत प्रतिष्ठा है भी उस लायक, कोई जबरिया नहीं करते हैं। मान्यवर, अगर ये इसके हम गवाह नहीं बनेंगे, इस कदम के हम गवाह नहीं बनेंगे, और सरकार के इस आलोकतांत्रिक कदम के खिलाफ हम और हमारा दल सदन से बहिर्गमन करेंगे। यदि ये इस तरह से आलोकतांत्रिक तरीके से, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा भी कि इसको नहीं लाएंगे माननीय नेता प्रतिपक्ष के अनुरोध पर, तो दोबारा इसको लाने का क्या औचित्य है माननीय अध्यक्ष जी? इस पर आप इसका संज्ञान लें, पूरी तरह से आलोकतांत्रिक। यदि इस तरह के मर्यादा का हनन होगा तो मैं मानती हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कोई सदन के लिए नहीं हो सकता। माननीय नेता विरोधी दल, मैंने देखिए, अगर संसदीय कार्य मंत्री ये कहते कि विधानमंडल पुस्तकालय के कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों को हम दूर करते हैं, तब तो पूरा पक्ष विपक्ष इनको सही कहता है और थपथपाते हम लोग भी में। पुस्तकालय कर्मचारियों के वेतन विसंगति दूर कर नहीं पाए, आपने बधाई संदेश सबको दे दिया, वो भी दे दिए। इसलिए ये आपके कुर्सी का अवमानना है, इनका विधेयक अभी हमने बधाई कहाँ दिया है? नहीं है हम लोग महसूस कर रहे हैं। नहीं, आप लोगों की बधाई हम देते बाद में। कि आपने तो इसको सत्र को उठने के लिए, बधाई के लिए हमको बुलवा दिया, सारे दलीय नेता बोल दिए, माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी बधाई दे दी, उन्होंने भी बधाई दे दी। फिर उसके बाद ये इसको ले आना, ये सदन का अपमान है, दलीय नेताओं का अपमान है, ये आपका भी अपमान कर रहे हैं। इसलिए आपका अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम इस सदन को
बाइकाट आप बोल रहे हैं राम गोविंद जी, आप बैठिए। ये अपमानजनक है सदन के लिए भी और सभी दलीय नेताओं के लिए, और लोकतांत्रिक है। और जिस तरह से सदन में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही, मैं और मेरा दल बहिर्गमन करता है। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रश्न 1 खंड 2 से खंड 3 तक खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं। जो माननीय सदस्य पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः खंड 2 से खंड 3 तक खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2021 पारित किया जाए। प्रश्न ये कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2021 पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य पक्ष में हो हाँ कहें, विपक्ष में हो ना कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः विधेयक पारित हुआ। हो गया, हो गया। अध्यक्ष जी को कुछ माननीय अध्यक्ष जी, एक माननीय अध्यक्ष जी, मैं ही बोल, हमारा आपसे अनुरोध है कि आज जब सदन समाप्ति की ओर है, मान्यवर प्लीज प्लीज बात नहीं करिए, तो आपका भी मार्गदर्शन मान्यवर ऐसे मौके पर बहुत आवश्यक है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी माननीय सदस्यों का मार्गदर्शन करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस पवित्र सदन में सत्र की समाप्ति के इस अवसर पर अपने घर जाने को, क्षेत्र जाने को तैयार तत्पर सभी प्रिय और आदरणीय महानुभाव, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय केशव जी, माननीय शाही जी, माननीय राम नरेश जी मौर्य जी, अन्य सभी मोती सिंह जी, अन्य सभी मंत्रीगण और सहयोगी विधायकगण। संसदीय जनतंत्र दुनिया की सबसे आकर्षक व्यवस्था मानी जाती है और जहां दुनिया के तमाम देशों में संसदीय जनतंत्र की मांग बढ़ी है, आंदोलन हो रहे हैं, वहीं जहां जहां संसदीय जनतंत्र लंबे समय से चल रहा है तो वहां इसके सामने तमाम चुनौतियां भी आई हैं। लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा, जहां पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने यहाँ जनतंत्र को ठीक से नहीं चला पा रहा है। कभी सेना के कब्जे में हो जाता है, कभी आतंकवादियों के कब्जे में हो जाता है, कहीं न कहीं वहाँ जनतंत्र जैसी परिस्थिति नहीं दिखाई पड़ती। वहीं अपने यहाँ तमाम अंतर्विरोध, क्षेत्रीय अंतर्विरोध, वर्ग और समूह के अंतर्विरोध, इस राज्य के हैं कि हम उस राज्य के हैं इसके अंतर्विरोध, फिर दलीय अंतर्विरोध, तमाम तरह के अंतर्विरोधों को झेलते हुए भारत का संसदीय जनतंत्र सारी दुनिया में अग्रणी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह जनतंत्र और भी मजबूत हुआ है। हम लोगों को स्मरण होगा कि मोदी जी जब पहली बार लोकसभा भवन पहुंचे थे तो उन्होंने साष्टांग लेट कर प्रणाम किया था। ये एक सीखने की बात है कि उनके मन में श्रद्धा संसद भवन के प्रति, संसदीय संस्था के प्रति कितनी थी। हम सब उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य उसी की कड़ी हैं, संसदीय जनतंत्र की, और विचार की दृष्टि से समूचे समाज को एकात्म बनाना, उसके लिए लोकमत तैयार करना,
उसके लिए स्वयं को संस्कारित रूप में प्रस्तुत करना, उसके लिए लिखना, बोलना, भाषण करना, प्रवास करना, अभियान चलाना, भारतीय संस्कृति के लिए हर तरह से सक्रिय रहना, ये हम सबका कर्तव्य है। और इसी भारतीय संस्कृति में हमारे देश के लोकतंत्र के बीच छिपे हैं। दुनिया के अन्य देश संसदीय जनतंत्र नहीं चला पा रहे हैं, तमाम अंतर्विरोध हैं। हम इसलिए चला पा रहे हैं कि हमारे यहाँ ऋग्वेद के रचना काल से और बहुत पहले से परामर्श, पंचायती संस्थाएं, सभा समितियां विद्यमान रही हैं। उसी परंपरा में आपको अपने सभी धर्म ग्रंथों में कहीं न कहीं पंचायत मीटिंग होती दिखाई पड़ती है। जो आयुर्वेद का ग्रंथ है चरक संहिता, वो भी बैठक में निकला था। कई ऋषियों के बीच में महीनों तर्क चला तो चरक संहिता बनी। हमारा चरक संहिता की तरफ ध्यान आकर्षित करने का कोई इरादा नहीं। इरादा इस बात पर है कि जो बनकर तैयार हुई वो मीटिंग में बनी थी, अर्थात हमारे पूर्वज मीटिंग को, बैठक को, सभा को, समिति को, तर्क को, प्रतितर्क को और कुतर्क को भी महत्व देते थे, इसलिए कि बहस में प्राण रहते हैं लोकतंत्र के। इस आधार पर जो भारत का लोकतंत्र बना, यद्यपि हमारे यहाँ अंग्रेजी राज था तो वहाँ की तमाम संवैधानिक परंपराएं भारत में भी आती चली गईं, लेकिन एक अनूठा लोकतंत्र भारत के हमारे पूर्वजों ने विकसित किया। संविधान निर्माता बैठे 2.5 साल तक और लगातार वो काम करते रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का संविधान सभा में बहुत बड़ी संख्या में योगदान था और इस दृष्टि से यह सदन ऐतिहासिक भी है कि हमारे तमाम लोग उत्तर प्रदेश के संविधान सभा के सदस्य थे और बहस करते थे, तर्क करते थे। उसी परंपरा में यह हम सब निचले स्तर पर हैं। परंपरा बहुत पुरानी, बहुत वरिष्ठ जनों की परंपरा प्रवाहित होते हुए हम तक आई है और हम उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यगण उस परंपरा की ओर तमाम असहमतियों, बहस के बाद चलते हैं। आज हमारे सामने चुनौती है कि माननीय विधायक के रूप में हमारी प्रतिष्ठा हमारे क्षेत्र में लगातार बढ़नी चाहिए। कई कारणों से वो गड़बड़ हो जाती है, तो उस ओर ध्यान देना और जिस विचारधारा के हैं हम, सबकी विचारधारा अलग होती है, सबका व्यक्तिगत दृष्टिकोण अलग होता है। तो ऐसे जो जिन विचारों में लोग हैं, अपने विचारधारा के लिए काम करते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा की इस सदन की गरिमा महिमा बनाने की जिम्मेदारी हम पर, आप पर है। मैं 2 मिनट अपनी बात कर लूं। हमारा काम इस सदन में बड़ा टेढ़ा है। हम किसी को बोलने को मना करते हैं तो नाराज हो जाता है। कोई ये कहता है कि यही नहीं बुलवाते, नहीं तो हम तो बोल लेते अब तक। तो रोक देना, फिर मंत्री को भी कभी कभी टोक देना, तो ये काम अप्रिय लगता है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये एक दायित्व है जो आप सब वरिष्ठों ने हमको सौंप रखा है। तो इसमें अगर किसी को कोई कष्ट हुआ हो, रोकने में, टोकने में, निश्चित रूप से हुआ होगा, क्योंकि अब की बार हाउस में बोलने में आपस में प्रतिस्पर्धा बहुत रही और ये अच्छी बात है कि विधायकों में जिज्ञासा रही कि हम बोलें। रात्रि में 10 बजे यहाँ पर कम संख्या रह गई थी और जो हमने गिनवाया तो बहुत कम संख्या थी। फिर माननीय खन्ना जी से हमारा परामर्श हुआ। उस परामर्श के अंतर्गत ये हुआ कि अब जितने हैं सब बोलेंगे। तो 10:15 बजे के लगभग, और अच्छा रहा कि अंतिम वक्ता तो स्वयं बोल रहे थे, स्वयं ही सुन रहे थे। जी, और मैं संख्या जो मेरे पास हमारे कार्यालय ने दी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को छोड़कर माननीय
जो बोलने वाले हैं माननीय मंत्रीगण, एक सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य 67, सत्ता पक्ष की महिला सदस्य 12, महिलाएं कहती हैं कि हमको बोलने को नहीं मिलता, समाजवादी पार्टी के 20, बहुजन समाजवादी पार्टी के 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3, सुहेल देव पार्टी के 3, राष्ट्रीय लोकदल का 1, सत्ता पक्ष के 81 विधायक बोले और विपक्ष में कुल 35। तो ये भी संख्या के अनुपात में कोई ये नहीं कह सकता न विपक्ष कि हमको बोलने का अवसर नहीं मिला। फिर भी जो छूट गए हों तो वो अपनी नाराजगी दूर रखें, अगली बार जब सत्र होगा तो हम उनका ख्याल रखेंगे। हमारे सचिवालय ने इस सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में रात दिन जागकर परिश्रम किया है। मैं श्री प्रदीप दुबे प्रमुख सचिव और उनकी पूरी टीम, सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना ये काम बहुत सतर्कतापूर्वक, बहुत कायदे से किया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष यहाँ नहीं है और नेता प्रतिपक्ष की भारतीय जनतंत्र में बड़ी गहरी भूमिका है और इससे भी जो ब्रिटेन की प्रणाली है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित होते हैं, तो वहाँ भी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बहुत अद्भुत है। और एक नेता प्रतिपक्ष ने ब्रिटेन की वो अर्स्किन में की किताब है संसदीय पार्लियामेंट्री उस पर सिस्टम पर, वहीं लंदन की छपी, तो उसमें उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि मैं हमेशा सरकार के विरोध में रहता हूं, लेकिन सरकार जो अच्छे काम कर रही है, देश के लिए जो अच्छा है, उसमें मुझे उनके साथ भी रहना पड़ता है। तो मैं एक साथ भी रहता हूं और विरोध भी करता हूं। इस तरह अपने यहाँ परिपाटी अभी नहीं हो पाई, होती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन माननीय राम गोविंद जी ने भिन्न भिन्न मुद्दों पर अपने ढंग से विचार व्यक्त करते हुए इस सदन को समृद्ध किया है। जो ये बैठक चली है ये बहुत रिच हो गई है। वर्मा जी तमाम आंकड़ों के जानकार हैं और ये सौभाग्य है कि वर्मा जी भी संसदीय कार्य मंत्री रहे और हमारे संसदीय कार्य मंत्री तो आपके परिचित हैं ही, और ये भी कि हम भी थोड़े दिन संसदीय कार्य मंत्री रहे, तो इस तरह 3 संसदीय कार्य मंत्री एक जगह जुटते थे। मैं इस अवसर पर सबको धन्यवाद देता हूं और एक बार फिर से शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप सब अपने अपने जीवन में जो चाहें सो पाएं, उन्नति करें हर दृष्टि से, और मुझसे रोकने टोकने में जो गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें, मैं सामान्य कार्य करता हूं। बहुत धन्यवाद। भोजन की व्यवस्था आज भी है। मैं विशेष रूप से आपके जो सचिवालय में प्रमुख सचिव हैं श्री प्रदीप दुबे जी और उनके सभी सहयोगियों को भी एक बार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरी लगन और परिश्रम के साथ इस सदन की कार्रवाई में संचालन में जो सहयोग दिया उसके लिए हम उनको बधाई भी देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं मान्यवर। अब मैं मान्यवर आपकी अनुज्ञा से ये प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष ये सदन की कार्रवाई मान्यवर अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाए। प्रश्न ये है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या है, सर्वसम्मत पारित हुआ। होने जा रहा है, उनसे कहलवा दें।
आ जाए। क्या कहलाना कह रहे हैं? तो चाहे तो आ जाए, अगर कहते हो मैं जोड़े जा रहा हूँ। अच्छा, विपक्ष को, हाँ कहलवा दे क्या विपक्ष के माननीय सदस्य अगर सुन रहे हो आवाज हमारी, तो जनगण मन में सम्मिलित होने के लिए कृपया पधारने का कष्ट करें। तो जनगण मन कराइए सर, आप बोलेंगे तब उसके बाद। अब हम जनगण मन के लिए जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा उत्कल गंगा, हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा, तब शुभ नाम